हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 5 वीडियोस के अंदर हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और हेनरी फ्यूल के 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के पढ़ चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 5 क्लासेस नहीं देखी हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स के अलावा साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स भी दी, जिनको फॉलो करके हम हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो मेन जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो 7 हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर जो फर्स्ट साइंटिफिक टेक्निक है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। ये फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या है, इसमें है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर क्या कहना चाहते हैं। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड दैट डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। इसमें फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कहना चाहते हैं कि हमें हमारी फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट, और सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का मानना है कि फैक्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक प्लानिंग डिपार्टमेंट। ऐसा क्यों होना चाहिए? टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। और इस दोनों डिपार्टमेंट में से हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो कि वर्कर्स को सुपरवाइज करें, गाइड करें और उनको इंस्ट्रक्शंस दें। एज वन फॉरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क। टेलर का मानना है कि केवल एक फॉरमैन जो है वो सभी एस्पेक्ट्स के अंदर वर्क के एक्सपर्ट नहीं हो सकता। Taylor stressed on minimum 8 specialized in one aspect of work, and so this technique is the extension of principle of division of work and opposite unity of command। तो अब आप इसको शॉर्ट में समझिए। फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का कहना है कि जो आपकी फैक्ट्री है इसको आप 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करो। फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट और सेकंड डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने क्यों कहा? क्योंकि टेलर का मानना है कि एक फॉरमैन जो है वो सभी वर्क्स के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर कई तरह के वर्क होते हैं और इन वर्क के अंदर एक सिंगल फॉरमैन एक्सपर्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप अपनी फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करो और हर डिपार्टमेंट के अंदर आप 4 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करो जो कि आपके वर्कर्स को क्या करें, सुपरवाइज करें, गाइड करें और इंस्ट्रक्ट करें। यदि ऐसा आप करोगे तो क्या होगा, इससे आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपके आउटपुट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की जो टेक्निक है ये डिवीज़न ऑफ वर्क का तो एक्सटेंशन है, क्योंकि ये डिवीज़न ऑफ वर्क पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिवीज़न होने के कारण इसे डिवीज़न ऑफ वर्क का एक्सटेंशन कहा गया है। लेकिन ये यूनिटी ऑफ कमांड के अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर वर्कर को जो ऑर्डर मिलेगा वो एक सिंगल बॉस के थ्रू नहीं मिलेगा, बल्कि एक वर्कर के ऊपर उन्होंने 8 बॉस को अपॉइंट करने की बात कही है। लेकिन फिर भी टेलर का मानना है कि ऐसा करने से आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब टेलर ने
इसके अंदर किस तरह का डिवीज़न किया है इसको अपन एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। देखिए ये फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री का कौन होगा? फैक्ट्री मैनेजर। इस फैक्ट्री को इन्होंने 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने के लिए कहा है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये है प्लानिंग डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है? प्लानिंग डिपार्टमेंट। और प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? प्लानिंग इंचार्ज। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कौन सा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा? प्रोडक्शन इंचार्ज। यानी कि फैक्ट्री को हमने 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। फैक्ट्री का हेड कहलाएगा फैक्ट्री मैनेजर, प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड कहलाएगा प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कहलाएगा प्रोडक्शन इंचार्ज। और हर डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने कितने स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करने के लिए कहा है? 4 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करने के लिए कहा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने 4 स्पेशलिस्ट कौन कौन से बताए हैं? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनर। ये 4 स्पेशलिस्ट इन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट में अपॉइंट करने के लिए कहा है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्होंने क्या कहा है? एक होगा स्पीड बॉस, एक होगा गैंग बॉस, एक होगा रिपेयर बॉस और एक होगा इंस्पेक्टर। और ये 8 के 8 मिलकर किसको इंस्ट्रक्ट करेंगे? वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे। इससे आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ये तो अपन ने समझ लिया कि भाई 2 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे और इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर किन किन 4 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करने की बात फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने कही है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इनमें से हर पर्सन का काम क्या होगा, ये वर्क क्या करेंगे। यानी कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, रूट क्लर्क क्या करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होगा, डिसिप्लिनर का काम क्या होगा, इस गैंग बॉस क्या करेगा, स्पीड बॉस क्या करेगा, रिपेयर बॉस क्या करेगा और इंस्पेक्टर क्या करेगा। तो ये एग्ज़ाम में हमसे पूछ लिया जाता है। यदि हम इनके वर्क की बात करें तो पहले हम बात करेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट की। किसकी बात करेंगे? प्लानिंग डिपार्टमेंट की। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 जने कौन कौन से होंगे? एक होगा रूट क्लर्क, एक होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और एक होगा डिसिप्लिनर। तो देखिए रूट क्लर्क का काम क्या है? फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। यानी कि इसका काम है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को क्या करना? डिसाइड करना। यानी कि प्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं वो किस सीक्वेंस में अरेंज किए जाएंगे, ये काम किसका होगा? रूट क्लर्क का होगा। यानी कि कौन सा स्टेप प्रोडक्शन का किसके बाद होगा, इसकी सीक्वेंसिंग कौन करेगा? रूट क्लर्क करेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होगा? गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शन। ये वर्कर्स को जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर। यानी कि इसका काम होगा वर्कर्स को जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी जॉब को स्पेसिफाइड मैनर के अंदर परफॉर्म कर पाएँ। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होगा? फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटेशन ऑफ जॉब। यानी कि वर्क को कब स्टार्ट किया जाएगा और वर्क कितने समय में पूरा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करेगा। ही ऑल्सो प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब। सॉरी स्टूडेंट। और ये साथ ही साथ में हर जॉब की कॉस्ट शीट को भी प्रिपेयर करेगा। जो डिसिप्लिनर होगा उसका काम क्या होगा? फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक वे। इसका काम ये देखना होगा कि जॉब जो है वो ऑर्डरली और सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो वापस देख लो एक बार। रूट क्लर्क क्या करेगा? प्रोडक्शन के जो स्टेप्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि वर्कर्स अपनी जॉब को स्पेसिफाइड मैनर में कर पाएँ। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होगा?
जॉब को कब स्टार्ट करना है, कब कंप्लीट करना है, इसके टाइम को डिसाइड करना, और साथ ही साथ हर जॉब की कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना। डिसिप्लिनर का काम क्या होगा, इस चीज़ को देखना कि जॉब जो है वो सिस्टमेटिक और ऑर्डरली मैनर में परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की, कि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में जो 4 स्पेशलिस्ट होंगे वो कौन कौन होंगे। गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब इनका काम क्या होगा, जो गैंग बॉस है उसका काम है अरेंज ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब सो दैट देयर इज नो डिले। इसका काम है प्रोडक्शन के लिए जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, मशीन की, टूल्स की, अदर रिसोर्सेज की, उनको अरेंज करना ताकि डिले इन एक्शन नहीं हो। स्पीड बॉस का काम क्या है, दिस फॉरमैन एश्योर्स टाइमली कंप्लीटेशन ऑफ जॉब, यानी कि ये इस चीज़ को एश्योर करेगा कि जो भी जॉब है वो टाइमली परफॉर्म हो जाए। रिपेयर बॉस का काम क्या होगा, दिस बॉस इंश्योर दैट मशीन एंड टूल्स आर केप्ट इन वर्किंग कंडीशन, यानी कि इसका काम होगा ये देखना कि जितने भी मशीन्स और टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ताकि बीच में किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं आए। और इंस्पेक्टर का काम क्या होगा, दिस बॉस कीप्स अ चेक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, यानी कि जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी क्वालिटी को चेक करना किसकी जिम्मेदारी होगी, इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरीके से फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने एक फॉरमैन की जगह 8 फॉरमैन बताए हैं, यानी कि 8 स्पेशलिस्ट सजेस्ट किए हैं किसमें, फंक्शनल फॉरमैनशिप में। और ऐसा करने के लिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने इसलिए कहा है कि उनका मानना है कि यदि ये 8 मिलकर वर्कर्स को गाइड करेंगे तो इससे आपका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो जाएगा और आपकी कंपनी को मोर प्रॉफिट होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर की सेकंड टेक्निक के बारे में। सेकंड टेक्निक क्या है फ्रेडरिक विंसलो टेलर की, वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की पहले अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि इसमें फ्रेडरिक विंसलो टेलर ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके बिजनेस ऑपरेशंस हैं आप उनके स्टैंडर्ड्स को पहले से सेट करिए, यानी कि जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी को लेकर, उसकी क्वांटिटी को लेकर, और उस प्रोडक्शन में आप जो भी मशीन, जो भी मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं उन सब का स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के अंदर फ्रेडरिक विंसलो टेलर क्या कहना चाहते हैं, सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू द एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज, साइज एंड ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहना चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्शन लाइन के अंदर जितने भी अननेसेसरी वेराइटीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो किसी भी साइज़ की हों, किसी भी ग्रेड्स की हों, उनको आप एलिमिनेट कर दो। तो इससे आपका क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो सिंपल हो जाएगा, यानी कि आप उन्हीं की तरफ कंसंट्रेट कर पाओगे जिनकी डिमांड मार्केट में बनी हुई है। तो स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, एक तो हमारी प्रोडक्शन लाइन के अंदर जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन मार्केट में उनकी डिमांड नहीं है, वो रिड्यूस हो जाते हैं, और उनके ऊपर जो हमारा रिसोर्सेज लग रहा होता है वो बच जाता है। हम उस रिसोर्सेज को उन प्रोडक्ट्स के ऊपर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जो मोर प्रॉफिटेबल हैं, और इससे हमारे काम का भी सिंप्लीफिकेशन हो जाता है और हम केवल उन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर पाते हैं जो डिमांडिंग में है, यानी कि जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड बनी हुई है। एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि भाई हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड ने अपनी सोप की वैरायटीज़ को कम किया। अपनी सोप की वैरायटीज़ को कम करने के कारण हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड जो थी उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ और उसकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस दोनों ही क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई।
तो हमें भी प्रोडक्शन लाइन के अंदर पहले स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए और फिर सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। फेडरिक विंसलो टेलर की जो थर्ड टेक्निक है वो क्या है, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब क्या है, द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे of performing the job which keeps production cost minimum and makes maximum use of resources of the organization। तो वर्क स्टडी को हम मेथड स्टडी भी कह सकते हैं। और इसमें फेडरिक विंसलो टेलर का कहने का मतलब क्या है, वो कहना चाहते हैं कि हर काम को करने का एक वन बेस्ट मेथड होता है या तरीका होता है। हमें उस मेथड को क्या करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उस मेथड को अप्लाई करने से हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए और हमारे रिसोर्सेज को हम मैक्सिमम वे में क्या कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। तो टेलर डेवलप द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। और टेलर ने खुद ने मेथड स्टडी करके असेंबली लाइन के कंसेप्ट को क्या किया, डेवलप किया। और इस असेंबली लाइन के कंसेप्ट को कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज जो हैं फॉलो कर रही हैं। आप देखते हैं कि कार के प्रोडक्शन के अंदर एक असेंबली लाइन होती है और एंड के अंदर कार बिल्कुल बनकर तैयार बाहर निकलती है। तो टेलर का मानना है कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, बस ज़रूरत क्या है, हमें उसको फाइंड आउट करने की। और टेलर कहते हैं कि आप इस मेथड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप सभी मेथड्स को अपने प्रोडक्शन के अंदर अप्लाई करो और अप्लाई करने के बाद ये देखो कि किस मेथड को अप्लाई करने से आपकी कॉस्ट मिनिमम हो रही है और आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम वे में क्या कर पा रहे हो, यूज़ कर पा रहे हो। यदि आप ये फाइंड आउट कर लेते हो तो वो मेथड आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट मेथड कहलाएगा, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट को भी मिनिमम कर रहा है और आपके रिसोर्सेज को भी मैक्सिमम वे में यूज़ कर रहा है। तो फेडरिक विंसलो टेलर का कहना है कि हमें प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले मेथड स्टडी भी करनी चाहिए, जिसे उन्होंने वर्क स्टडी कहा है। और मेथड स्टडी का मतलब क्या है, फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। और टेलर ने खुद ने किस मेथड को डेवलप किया, असेंबली लाइन। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। जो टेलर की फोर्थ टेक्निक है वो है मोशन स्टडी। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी आर। टेलर कहते हैं कि भाई मोशन स्टडी क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। उन मूवमेंट्स को फाइंड आउट करना जो जॉब को कंप्लीट करने के लिए, सबसे पहले तो क्या करो, अगर आप मोशन स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये देखो कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए वर्कर्स जो हैं कौन कौन से मूवमेंट्स करते हैं। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। फिर उसके बाद जो मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं उनको आप सेलेक्ट करो और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको आप अलग कर दो। यानी कि आपको पहले तो ये देखना है कि आपके वर्कर्स ने किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मूव किए, यानी कि मूवमेंट्स उन्होंने किए। फिर आपको उनमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा मूवमेंट प्रोडक्टिव था और कौन सा अनप्रोडक्टिव था। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। और मूवमेंट्स में से जो मूवमेंट्स अनप्रोडक्टिव थे उनको आपको हटा देना है। टू डिज़ाइन सूटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स। और ऐसे टूल्स को आपको डेवलप करना है जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रिड्यूस किया जा सके। टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गेल बर्थ वर एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिक्स लेयरिंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 5। खुद हेनरी फ्यूल और इनके एसोसिएट ने जो ब्रिक लेयरिंग के जो मूवमेंट्स थे वो पहले 18 हुआ करते थे, इसको रिड्यूस करके ये किस पर लिया है, 5 पर लिया है। किसके थ्रू, मोशन स्टडी के थ्रू।
टेलर डेमोन्स्ट्रेटेड इंक्रीजेस इन प्रोडक्टिविटी बाय 4 टाइम्स बाय दिस प्रोसेस। और टेलर ने देखा कि ऐसा करने से जो प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ गया। तो टेलर सजेस्ट करते हैं कि आपको मोशन स्टडी पर फोकस करना चाहिए। और मोशन स्टडी किस तरीके से कर सकते हो? सबसे पहले देखो कि टोटल मूवमेंट्स कितने हैं, किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक वर्कर कितने मूवमेंट करता है। फिर उन मूवमेंट्स में से प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को आप अलग अलग करो। फिर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को आप हटा दो और केवल प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रखो। और यदि आप नहीं हटा पा रहे हो तो ऐसे इक्विपमेंट्स डेवलप करो जिनसे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम किया जा सके। और ऐसा करने से क्या होगा, आपके वर्कर्स की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगी। और फेडरिक विंस्लो टेलर और इनके एसोसिएट फ्रैंक गेल बर्थ ने ऐसा किया। इन्होंने ब्रिक्स लेयरिंग का जो मूवमेंट्स थे 18 से रिड्यूस करके 5 कर दिए, जिसके कारण कंपनी का प्रोडक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो मोशन स्टडी में क्या है, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को सेलेक्ट करना, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रिड्यूस करना। मेथड स्टडी का मतलब क्या है, फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, हर ऑपरेशन का एक स्टैंडर्ड सेट करो। और सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट लाइन में से उन प्रोडक्ट्स को हटा दो जो अननेसेसरी हैं। अब टेलर की जो 5th टेक्निक है वो क्या है, टाइम स्टडी। टेलर कहते हैं कि भाई टाइम स्टडी भी करनी चाहिए। टाइम स्टडी करके आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। टाइम स्टडी करके एक जॉब में कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर। आप एक वर्कर का एक स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स कर सकते हो कि उसे एक दिन में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी चाहिए और एक मंथ में कितनी कर सकता है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। आप उन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो जितने वर्कर्स की आपको रिक्वायरमेंट है। और कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज। और आप वर्कर्स के अंदर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है। जैसे सपोज कीजिए एक यूनिट बनाने के अंदर 1 घंटे लगते हैं, आपने ये स्टैंडर्ड टाइम निकाला। कैसे निकाला? टाइम स्टडी करके। और आपके वर्कर यदि एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं? 7 आवर्स काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक वर्कर को एक दिन के अंदर कितनी यूनिट बना सकता है? 7 यूनिट्स बना सकता है। कितनी यूनिट्स बना सकता है? 7 यूनिट्स वो बना सकता है। लेकिन ये आप कब निकाल पाओगे? जब आप टाइम स्टडी करोगे। तो टाइम स्टडी करने के बाद आपको मालूम पड़ा कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1 आवर लगते हैं। और हमारा जो वर्कर है एक दिन में 7 घंटे काम करता है, 1 घंटे का इंटरवल होता है, क्योंकि 8 आवर्स का वर्किंग डे होता है। तो उसमें से 1 घंटे का इंटरवल मान ले तो एक वर्कर 7 घंटे काम करता है और एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है। तो एक वर्कर एक दिन में कितनी यूनिट बना सकता है? 7 यूनिट्स बना सकता है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम को क्या करा, फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई एक वर्कर एक दिन में कितनी यूनिट्स बना सकता है। अब सपोज कीजिए आपको 700 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है। तो आपको पता है कि एक वर्कर 7 यूनिट बना सकता है। तो आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 100 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यदि आपको एक दिन में 700 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देनी हो तो आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 100 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड भी निकाल लिए। अगर कोई वर्कर एक दिन में 7 यूनिट नहीं बना पा रहा तो इसका मतलब वो इनएफिशिएंट वर्कर है। और जो वर्कर 7 यूनिट या 7 यूनिट से ज़्यादा बना रहा है वो एफिशिएंट वर्कर है। तो टाइम स्टडी के कई फ़ायदे होते हैं। टाइम स्टडी का फ़ायदा क्या क्या है? आप एक जॉब को करने का स्टैंडर्ड टाइम निकाल पाते हो, आप एक वर्कर का टारगेट फिक्स कर पाते हो, आप नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड
कितने हैं ये फिक्स कर पाते हो, और आप ये भी डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि कौन सा वर्कर एफिशिएंट है और कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है। टेलर की जो 6th टेक्निक है वो कौन सी है? फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब क्या है? थकान अध्ययन कहते हैं इसे हिंदी के अंदर। क्योंकि फ्रेडरिक विंसलो टेलर का मानना है कि कोई भी वर्कर जो है रूटीन में वर्क नहीं कर सकता, धीरे धीरे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो घटने लग जाती है, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसका स्टैमिना है वो कम हो जाता है। तो अपने स्टैमिना को रीगेन करने के लिए एक वर्कर को रेस्ट देना क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। हम स्कूल में स्टडी करते हैं तो हमें भी 4 पीरियड के बाद इंटरवल का ब्रेक मिलता है कि नहीं मिलता है, ताकि हम 5th, 6th, 7th और 8th पीरियड के अंदर वापस अपने स्टैमिना को रीगेन करके अच्छी स्टडी कर पाएँ। तो रेगुलर वर्क करने की बजाय बीच बीच में गैप देकर वर्कर से वर्क कराया जाए तो उसके रिजल्ट क्या है, बेटर आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि इंटरवल कितनी बार दिया जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, कितनी देर का हो। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने फटीग स्टडी के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया है? फटीग स्टडी के बारे में। दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करने के लिए? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, रेस्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने के लिए। द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, रेस्ट इंटरवल को के ड्यूरेशन को डिसाइड करने के लिए। द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितने रेस्ट इंटरवल देने चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए कौन सी स्टडी की जाती है? फटीग स्टडी की जाती है। और इसके पीछे मेन पर्पस क्या होता है? रीगेन स्टैमिना, स्टैमिना को क्या करना? रीगेन करना, ताकि दोबारा फुल एफिशिएंसी के साथ काम किया जा सके। तो फटीग स्टडी का फ़ायदा क्या होता है कि वर्कर जो है अपने स्टैमिना को दोबारा रीगेन कर पाता है और उसको काम के बीच में रेस्ट भी मिलता है, और इससे कंपनी को भी क्या होता है? बेनिफिट होता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये बहुत अच्छी टेक्निक है फ्रेडरिक विंसलो टेलर की। द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वेज rate system insist on paying different rate of wage to efficient and inefficient employee. Extra wages paid to efficient employee will motivate them to remain efficient. When payment is given according to number of units produced, automatically the production will be maximized. इसमें फ्रेडरिक विंसलो टेलर क्या कहते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए। फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहते हैं कि जो वर्कर एफिशिएंट है उसको ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए, और जो वर्कर इनएफिशिएंट है उसको कम सैलरी देनी चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में आने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? पहले एक स्टैंडर्ड आउटपुट को सेट करना चाहिए कि भाई एक दिन के अंदर, फॉर एन एग्जाम्पल, एक दिन के अंदर एक वर्कर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। कितनी यूनिट? 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। ये आपने एक वर्कर का स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल लिया एवरेज वर्कर के बेस पर। यानी कि आपने जो है मेथड स्टडी करके और फटीग स्टडी करके, मोशन स्टडी करके, टाइम स्टडी करके, सारी स्टडीज़ करने के बाद आपने एक स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल लिया एवरेज वर्कर के बेस पर कि भाई एक वर्कर को एक दिन में 10 यूनिट प्रोड्यूस जो है वो इजीली कर सकता है। ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। अब आपने इसके लिए वेज डिसाइड कर दी 50 रुपीज़ पर यूनिट, 50 रुपीज़ पर यूनिट। यानी कि जो वर्कर 10 यूनिट बनाएगा, कितनी यूनिट बनाएगा? 10 यूनिट बनाएगा, उसे 50 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वेजेस दी जाएगी। और जो इस स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा बनाएगा यानी कि उसको दी जाएगी
60 रुपीज़ पर यूनिट, और जो इससे कम बनाएगा उसको दी जाएगी 40 रुपीज़ पर यूनिट। अब सपोज कीजिए 3 वर्कर हैं, ए, बी और सी। ए ने प्रोड्यूस की 10 यूनिट, तो ए को कितनी वेजेस मिलेगी? 10 इंटू 50 यानी कि 500 रुपीज़। बी ने प्रोड्यूस की 12 यूनिट, तो इसको कितनी वेजेस मिलेगी? 60 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। तो इसको कितनी वेजेस मिलेगी? 720 रुपीज़। और जो सी है, इसने प्रोड्यूस की 8 यूनिट, तो इसको कितनी वेजेस मिलेगी? 40 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 320 रुपीज़। तो इसके अंदर जो सी है वो मोटिवेट होगा किस कैटेगरी में आने के लिए? एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में आने के लिए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे अपने काम का ज़्यादा से ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिले। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है वो कहता है कि एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा सैलरी देनी चाहिए और इनएफिशिएंट वर्कर को कम सैलरी देनी चाहिए। तो ये वेज सिस्टम जो है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, किसने इंट्रोड्यूस किया? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। और उनका मानना था कि यदि आप इस सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हो तो जो भी आपके इनएफिशिएंट वर्कर हैं वो अपनी एफिशिएंसी को ऑटोमेटिकली क्या कर लेंगे? इंक्रीज कर लेंगे, और वो भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? एफिशिएंट वर्कर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम देखें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो देखिए, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस थ्रू सिंप्लीफिकेशन ऑफ एंड स्पेशलाइजेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। किसके थ्रू? सिंप्लीफिकेशन के थ्रू और स्पेशलाइजेशन के थ्रू। और ये हमने देखा, बिल्कुल साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने से क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की। हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज। साइंटिफिक मैनेजमेंट सभी तरह की वेस्टेज को क्या कर देता है? एलिमिनेट कर देता है, जिसके कारण जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, फर्म इज इनेबल टू कैप्चर अ बिगर शेयर इन द मार्केट। क्योंकि कॉस्ट के कम होने से प्राइस डिक्रीज हो जाती है और कंपटीशन को फेस करना आसान हो जाता है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनाकर कोई भी कंपनी मार्केट का बिग शेयर क्या कर सकती है? कैप्चर कर सकती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन ब्रिंग वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर। साइंटिफिक मैनेजमेंट इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मनी वाला एनवायरनमेंट रहे और दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या करें? काम करें। और साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करने से ऐसा होता भी है। मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर्स। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर कहते हैं कि आपको अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दिलानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकें। उससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर दोनों को मिलेगा। enables the workers to earn more with the introduction of differential piece wage system। और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से जो वर्कर इनएफिशिएंट कैटेगरी में हैं वो भी ज़्यादा कमाने के लिए एफिशिएंट कैटेगरी में आने का प्रयास करते हैं, और इससे आपकी कंपनी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट को अप्लाई करने के ये सारे बेनिफिट्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल में क्या डिफरेंशिएशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होगी। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।